हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनी है बिटवीन यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। यह है ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर द इंडो पैसिफिक। इसका नाम रखा है ऑकस। ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एम क्या है इस ग्रुपिंग का? इज टू एडवांस द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, uphold the international order and promote peace and stability in the Indo-Pacific region। इंडो पैसिफिक रीजन आप बार बार न्यूज में भी देख रहे होंगे, लास्ट वीडियो में भी मैंने बात की। ये काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और इसमें रिन्यूड इंटरेस्ट है। इसी वजह से क्वाड को भी यूएस रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। क्वाड जो कि इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की ग्रुपिंग है और खासकर इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन की बात करता है। इंडो पैसिफिक का क्या इंपॉर्टेंस है आगे देखेंगे हम लोग। सेंट्रल फीचर क्या है इस ऑकस ग्रुप का? तो सेंट्रल फीचर ये है कि सबमरीन एक्वायर करने में हेल्प करेगा ये ग्रुपिंग। द ग्रुप विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया टू एक्वायर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इन एन 18 मंथ एफर्ट। ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो होंगे ये ज्यादा केपेबल होंगे और ये लॉन्गर पीरियड्स के लिए डिप्लॉय किए जा सकेंगे। लेकिन इन सबमरीन्स में न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं होंगे। तो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होंगे लेकिन इस पे लॉन्च किए जाने वाला कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं होगा। एंड दिस विल इंश्योर दैट देयर इज नो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी स्टैब्लिश की जा सके। एक फ्री, रेजिलिएंट, ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात जो यूएस करता है, जिसकी बात क्वाड में की गई है, उसी तरफ ये एक और स्टेप है। कोऑपरेट किस मुद्दे पे करेगा? इट ऑल्सो इन्विजेजेस एन एंगेजमेंट अक्रॉस अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। यानी कि ये ग्रुपिंग और दूसरे टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस पे भी काम करेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑकस ग्रुपिंग, ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि पहली बार 70 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि यूएसए अपना न्यूक्लियर सबमरीन का टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर कर रहा है। इसके पहले सिर्फ उसने यूके के साथ शेयर किया था। क्योंकि साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन एक इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल रीजन है फॉर ऑल द मेजर पावर्स एंड इमर्जिंग पावर्स। साथ ही साथ चाइना के बढ़ते हुए क्लेम को काउंटर करने के लिए भी इंडो पैसिफिक रीजन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दिस ग्रुपिंग विल हेल्प टू सस्टेन पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द इंटायर इंडो पैसिफिक रीजन। अब देखते हैं हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन का इम्पोर्टेंस किस किस वजह से है। तो सबसे पहला तो ये वाइटल ट्रेड रूट्स है। कौन कौन से ट्रेड रूट्स है? जैसे मलक्का स्ट्रेट हो गया, संडा स्ट्रेट हो गया, लोम्बक स्ट्रेट हो गया। मैप में देखिए, ये हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये स्ट्रेट ऑफ सुंडा और बाली और लोम्बक के बीच में स्ट्रेट है एक जिसको कहते हैं लोम्बक स्ट्रेट। दिस इज लोम्बक स्ट्रेट। ये तीनों स्ट्रेट ट्रेड के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं। दूसरा, इंडो पैसिफिक रीजन के इंपॉर्टेंट होने की वजह है कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफी हैं, मिनरल रिजर्व्स हैं। बहुत सारे ऐसे मिनरल रिजर्व्स रिच एरिया है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। साथ ही साथ फिशेस, मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत ज्यादा है इस रीजन में। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी भी इंडो पैसिफिक रीजन में आता है। इसीलिए यूएस जो है वो डायरेक्टली साउथ चाइना सी पे नहीं आता है कि वो डायरेक्टली नहीं दिखाना चाहता कि वो चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। इट टेक्स द एंटायर इंडो पैसिफिक रीजन। साउथ चाइना सी में क्या इश्यूज हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहला, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। साउथ चाइना सी का मैप अगर हम लोग देखें तो दिस इज द एरिया जो कि चाइना क्लेम करता है। एंटायर साउथ चाइना सी को चाइना क्लेम करता है और ये सारी कंट्रीज के लिए ये रीजन इंपॉर्टेंट है। वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस है इधर, इंपॉर्टेंट फॉर जापान, फॉर यूएसए। मेनी कंट्रीज आर डिपेंडेंट फॉर ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस। 3.5 ट्रिलियन वर्थ का इंटरनेशनल ट्रेड इस रूट से होता है, इस एरिया से, इस रीजन से होकर के गुजरता है। ये सेकेंड मोस्ट यूज्ड सी लेन इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे 1/3 ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी है एंड इट मे हैव 11 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल रिजर्व्स। और चाइना ने ऑयल खोजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। उसने पैरासल आइलैंड में एक ऑयल रिग भी स्टैब्लिश किया है। डोमिनेटिंग इशू क्या है कि चाइना इंटायर साउथ चाइना सी को क्लेम करता है एंड इट रिफ्यूजेस टू अबाइड बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज। यूएन क्लॉज के लॉज को मानने से इनकार कर देता है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की भी नहीं सुनता है। इस रीजन में वो लगातार नवल एक्सरसाइजेस करता है। माइनिंग ऑपरेशंस उसने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स मिलने की संभावना है। ऑयल रिग उसने पैरासल आइलैंड में एस्टैब्लिश किया है। पैरासल आइलैंड कहाँ है? दिस इज द पैरासल आइलैंड। ये सभी डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। पैरासल हो गया, स्प्रैटली हो गया। फिर एक बड़ा डिस्प्यूट चलता है सेनकाकू आइलैंड को लेकर के। ये सेनकाकू आइलैंड जो है वो क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स हैं ईस्ट चाइना सी में। 1895 से ये जापान के पास था। वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए ने इसको ओवरटेक कर लिया।
लेकिन फिर 1971 में इसको रिटर्न कर दिया। ये तब से जापान के पास है और अब ये ओकिनावा प्रीफेक्चर का पार्ट है जो कि जापान के अंडर में है। इस आइलैंड को ताइवान भी क्लेम करता है और चाइना भी क्लेम करता है, जिसको वो लोग दायू आइलैंड बोलते हैं। क्यों इस आइलैंड को क्लेम किया जाता है? 2 रीजन है। पहला तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स मिलने की संभावना है, पोटेंशियल हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स है, यहाँ पे नेचुरल गैस मिल सकता है। दूसरा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, ये एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है, इसका जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ये है कि अगर इस जगह पे जापान अपना एस्टैब्लिशमेंट रखता है तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कन्फ्लिक्ट्स वो यहाँ से गुजरने वाले शिप्स को रोक सकता है, नेवल शिप्स को रोक सकता है, एयरक्राफ्ट्स पे यहाँ से अटैक कर सकता है। अगर आप इसको मैप में देखें तो बेहतर समझ में आएगा। इन द मैप यहाँ पे वो क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स है जिसपे जापान अपना क्लेम करता है। जापान को अगर चाइना से थ्रेट है तो ये आइलैंड उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली चाइना के लिए ये आइलैंड इंपॉर्टेंट है एज वेल एज फॉर ताइवान। सो सेनकाकू आइलैंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर दीज कंट्रीज और इनके एलाइज। जापान का एलाइज यूएसए है तो उसके लिए ये रीज़न इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना और ताइवान इस पे क्लेम करते हैं कि उन पे इसका हिस्टोरिकल राइट्स है, क्योंकि ये जो आइलैंड है वो अर्स्टवाइल फॉर्मोसा आइलैंड का पार्ट था ये, दैट इज़ वाई इस पे उनका हक है। तो ये इंटायर इंडो पैसिफिक रीजन जो है न केवल इन कंट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि इस रीजन को शेयर करते हैं, बल्कि वो सारी कंट्रीज़ जिनका यहाँ से ट्रेड रिलेशंस है, ट्रेड रूट्स है। ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे हर कंट्री डिपेंडेंट है ऑन ग्लोबल ट्रेड, दैट इज वाई दिस रीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जो रीजन में कंट्रीज है उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। दैट इज वाई ये कहा जाता है कि ये इंडो पैसिफिक रीजन जो है इस पे यूएस का फोकस बढ़ रहा है। यूएस ने अपने नई स्ट्रैटेजी अपनाई है इस रीजन पे फोकस करने के लिए। इंडिया को सेंटर मान के चल रहा है वो। इंडिया के लिए ये रीजन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का भी मोर देन 50% ट्रेड जो है वो इस रूट के थ्रू होता है, इसीलिए ये रीजन जो है वो फ्री और ओपन रहे, ये इम्पॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यू ग्रुपिंग एंड द इंडो पैसिफिक रीजन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।